आएंगे, ठीक है ना। कानून वो जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगेगा। तो हमारे देश में दो तरह की विधायिकाएं हो जाती हैं, ठीक है। एक वो जो राज्यों के लिए है, राज्य अपने लिए अलग से कानून बनाते हैं, और वो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कानून का ना जुरिडिक्शन होता है, जुरिडिक्शन मतलब न्यायिक क्षेत्र, ठीक है ना, कि भाई इतने इलाके में लगेगा। तो जो देश की जो विधायिका है, उसका वो जो लेजिस्लेचर है हमारा, वो पूरे देश के लिए है। अगर उसने कानून बना दिया तो पूरे देश पे लागू होगा। और राज्य जो कानून बनाते हैं, स्टेट जो कानून बनाते हैं, वो सिर्फ राज्य पे ही लागू होगा और कहीं पे लागू नहीं होगा। क्या बोला शब्द मैंने? विधायिका। मैंने संसद वंसद नहीं बताया, विधानसभा नहीं बोला। ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है, विधायिका। अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विधायिका है, उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। और अलग अलग देशों में संसदों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। पाकिस्तान की संसद का कुछ नाम है ना। इराक की संसद का कुछ नाम है ना। ये क्या नाम है आपका, इंग्लैंड का, फ्रांस का, हर किसी का अपना अपना नाम है। हमारी देश की संसद का नाम संसद ही है। एक्चुअली हिंदी में ना जो विधायिका का एक शब्द बनता है, संसद ही बनता है, तो वहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए कि विधायिका में कानून बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का अपना विधायिका और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विधायिका उसको हम संसद कहते हैं। अच्छा, स्टेट की जो विधायिका, उनका नाम नहीं है, उनको विधानसभा ही कहा जाता है बाय डिफॉल्ट। ये कंफ्यूजन सारी वहीं से क्रिएट हो जाती है। तो यूपी में एक विधानसभा है, महाराष्ट्र में एक विधानसभा है ना। हर जगह पे अपनी अपनी विधानसभा है। यूनियन टेरिटरीज में 3 जगह पे है, दिल्ली, पांडिचेरी या पुदुचेरी, और जम्मू एंड कश्मीर। आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन रखा है आज, ठीक है ना। 3 जगह पे, याद रखना इस चीज का। अब आगे की बात करते हैं। चूंकि आज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में जानते हैं। जो स्टेट वाला है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी विधायिका है, पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये जो पार्लियामेंट है बेसिकली इसके 3 अंग होते हैं गाइस। पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक, कोई आपसे पूछे कि अंग कितने होते हैं तो ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि पार्लियामेंट को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, तो आप 2 हिस्सा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लेकिन अगर कोई कानून पास होगा तो वो इन तीनों हिस्सों से ही मिलके होगा। कोई बिल आएगा तो या तो पहले लोकसभा में आएगा या फिर इन दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस है, जैसे फाइनेंस बिल, मनी बिल, ये सब पहले लोकसभा में आता है, ठीक है ना। तो पहले कोई बिल आएगा, मान लो लोकसभा में आता है, फिर वो पास होकर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। फिर राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब जो वो राज्य की जो विधायिका है, वहां भी सेम प्रोसेस होता है। वहां भी एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, और एक गवर्नर होता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखोगे हमारे देश में जो एमएलए होते हैं, जो एमपीज होते हैं ना, इनका जो एलोकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या के आधार पर। मतलब एक सांसद 10 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा होता है वो किस आधार पे होता है? एरिया वाइज नहीं होता। अगर एरिया वाइज होता तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सीटें वहां पे होती है। लेकिन विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें भी कहां पे हैं? यूपी में है। और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पे हैं? राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पे हैं? यूपी में, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग कि लगभग हर 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में विधानसभा है। लेकिन 28 के 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद उन्हीं राज्यों में जिनमें बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, या काम बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, उसकी वजह से। और गवर्नर तो खैर हर जगह रहता है। मतलब कहीं कहीं पे आपको सिर्फ ये 2 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ये कुछ एक राज्यों में होता है। वो हम पढ़ेंगे जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में अब और नहीं बताने वाला हूं मैं। आगे की बात करें। अब देखो सुनो, हमारे संसद में ना आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का जिक्र है। कौन सा आर्टिकल में? देखो सुनो, आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र है, यानी कि पार्लियामेंट का। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का, और आर्टिकल 81 में लोकसभा का। 3 सीक्वेंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। और 1-2 बातें आप लोग जान लो। देखो हमारा जो पार्लियामेंट है ना, ये बना था, इसको तो काफी टाइम हो गया है ना। 1926 एडविन लुटियंस ने बनाया था। लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं उस वाले इलाके को, ठीक है ना। तो वो उसको अब 2026 में 100 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको हमें चेंज करना है, तो वो हमने बिल्डिंग अब चेंज कर दी, और हमने इसको अब कैसा बना दिया है? वो ट्रायंगल शेप का बना दिया है, ठीक है ना, सेंट्रल विस्टा बोल करके। तो प्रधानमंत्री कोई भी है वो नया बनना ही था एक्चुअली, क्योंकि उसका टाइम पीरियड था। इसके पीछे भी कई रीजन होते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी संसद थी उसके 2 हिस्से थे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा।
अब लोकसभा जिसे हम कहते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, पार्लियामेंट का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। लेकिन पार्लियामेंट शब्द जो है ये फ्रांस की देन है। अगर वर्ड, सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड की बात करें तो ये किसी और की, फ्रांस की देन है। और अगर पार्लियामेंट हमने कहां से लिया, पूरा कंसेप्ट की लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, ठीक है ना, उसमें भी कुछ हमने ऑल्टर किया हुआ है, तो वो हमने कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब आगे की बात, ये जो हमारी लोकसभा है गाइस, यहाँ पे ना जो बंदे चुने जाते हैं ना, उनको हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है यहाँ पे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब जिनके अभी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, हुए थे ना अभी कुछ दिन पहले, लोकसभा के तो चुनाव होते, तो हमने वोट डाला, तो हमारे यहाँ के वो जो चंदेलिया जी हैं वो। अब ऐसा हमारा इलाके का सांसद निकल जाए जो हमारी बात ही ना रखे, मतलब अगर मैं उनको 5 साल में कभी ना देखूं टीवी पे सवाल करते हुए कि उत्तरी पश्चिमी जिला जो है दिल्ली का पिछड़ा हुआ है, तो क्या फायदा ऐसे आदमी को दोबारा वोट डालने का? समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा सांसद ना चुने जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ना हो। अगर हमने गुंडे को चुन के भेज दिया है तो वो 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो गुंडा ही बना देगा उनको वो भी, ठीक है ना। तो हमें ऐसा सांसद चुनना है जो हमारी बातें रखे। उस मामले में मुझे हंसराज हंस फिर भी ठीक लगे थे, जो पिछले सांसद थे, जिन्होंने ये कहा था पार्लियामेंट में कि मैं जिस इलाके से आता हूं, यानी उत्तरी पश्चिमी जिला, ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड जिला है, सबसे पूरे हिंदुस्तान का, ठीक है ना। बाहर किसी को बोलो ना कि इस इलाके से हो, तो आपको पता ही होगा, क्यों नाम लो मैं फिलहाल तो, लेकिन ये इलाका और इसके बाद के जितने इलाके सब एक ही चेन में बंधे हुए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि प्रत्यक्ष होता है, सॉरी, और इसमें जो चुनाव होता है ये कैसा होता है आपका? इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष होता है। अब एक चीज और, इसको लोकसभा कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ना, इसको इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। कॉमन का मतलब कॉमन लोगों ने चुन के भेजा हुआ, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, ठीक है ना। और यूएसए में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। यूएसए में क्या कहते हैं उसको? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है इंग्लैंड में, ठीक है ना, और सीनेट कहा जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया और सीनेट हो गया, ठीक है। ये चीजें, सीनेट हो गया, ये हो गया हमारा 80 और ये हो गया हमारा 81। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी राज्यसभा के बारे में, उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। 2 पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया। प्रथम, इसको देखो, लोकसभा को हम लोग प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे टर्म्स है। देखो सुनो, 1952, देखो एक वर्ड होता है गाइस, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। अभी हाल फिलहाल में ये शब्द चर्चा में था जब बांग्लादेश की जो वो पीएम थी, जब भाग के यहाँ पे आई ना। देखो, जब किसी देश में व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं तो फिर चलाएगा कौन? मान के चलो आज अगर 50 लाख लोग मिलकर के संसद पर अटैक कर दें, सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी, ऐसा भी हमारे संविधान में प्रोविजन है। तो जब अंग्रेज चले गए और नया सिस्टम चालू हुआ, तो पहली बार कुछ दिनों के लिए जो सरकार चलाई गई बिना चुनाव के, उसको कहा जाता है अंतरिम सरकार, ठीक है ना। तो जब देश का संविधान लिखा गया, उसके बाद कुछ दिन अंतरिम सरकार चली, 26 जनवरी 1950 से चालू हुआ, और 1952 में पहली बार चुनाव करवा करके, फर्स्ट टाइम, है ना, चुनी हुई सरकार आई है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की। राज्यसभा की आई 3 अप्रैल को, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, राज्यसभा में सीटें कितनी है? 250। कईयों के मन में 245 चलता है, कईयों के मन में 243 चलता है। ये कंफ्यूजन क्यों है? तो ध्यान से सुनना आप लोग। कोई पूछे कि सीटें कितनी है तो 250 है, बात खत्म हो गई। लेकिन वो जो जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, हमने 5 सीटें उसके विरोध में खाली छोड़ी हुई अपने संसद में, ठीक है ना। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 550। ये ना कहना कि 545, इसमें भी 5 सीटें हमने वो वाले इलाके की खाली छोड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें से 5-5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 245 और 200, 545। अब इसमें होता क्या है कि आपका इसमें ना 2 एंग्लो इंडियन भी थे, ठीक है ना, तो वो भी हमने खत्म कर दिया। तो अभी करंट में इलेक्टेड मेंबर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 500, और इसमें 12 लोग जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में डायरेक्टली, जिन्होंने साहित्य में, लिटरेचर में, कला में, विज्ञान में या किसी भी क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था कि हु वाज द फर्स्ट लेडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, ठीक है। हाँ, अभी आएगा। डांसर थी एक, अभी नाम बहुत सॉलिड है, साउथ इंडिया का भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। तो मैंने देखो, राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है?
250। और वर्तमान में राज्यसभा की संख्या कितनी है? 245। 5 सीटें हमने कहां छोड़ी? जम्मू कश्मीर की। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 आप माइनस करो तो कितना हो जाएगा हमारा? 233 प्लस 12 प्लस 2 और प्लस, है ना, टोटल ऐसे कर सकते हैं 243 इलेक्टेड। 2, अच्छा सॉरी 2 नहीं, हाँ 5, तो फिर 35 हो जाएगा। सॉरी नहीं 35 नहीं होगा ना, 1 मिनट 1 मिनट 12, हाँ ठीक था, सिर्फ 12 आएगा ना। 233 प्लस 12 प्लस 5, 3 आपस में डिवाइड कर लो। लेकिन क्वेश्चन इसका ना सिर्फ एक ही पूछा हुआ है, इतना कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। सीधे पूछा राज्यसभा की सीटें कितनी है? 200। अपने दिमाग से 245 वाला कंसेप्ट हटा दो, आपको खुल के कहना कि वो इलाका हमारा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने ये बताया आपको कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। और हमारे देश में जनसंख्या जो है, जब 1976 में जब हुआ ना, ये 71 या 76 में एग्जैक्टली अभी बता दूंगा आपको, लिखा हुआ है। तो हुआ क्या कि 1971 में हमने डिसीजन लिया, मान के चलो 71 में डिसीजन लिया कि हम जनसंख्या के आधार पे जो है सीटों का बंटवारा करेंगे लोकसभा में और राज्यसभा। जनसंख्या की काउंटिंग कब कब होती है हमारे यहाँ पे? हर एक 10 साल पे होती है। ठीक है, तो अब हर एक 10 साल के बाद सीटें बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो ऐसे तो हर 10 साल पे सीटें राज्यसभा में बढ़ेंगी, लोकसभा में बढ़ेंगी, तो सीटें कम पड़ जाएंगी। तो सीटें कम पड़ जाएंगी, इसलिए हमने एक बाउंडेशन लगा दी, क्या कि ये सब कुछ नहीं होगा। ये होगा कि हम सीधे 2026 तक इसको रोक दिया हमने, इसको कि 2026 तक कोई सीटें हम नहीं बढ़ाएंगे, चाहे जनसंख्या बढ़े तो हर साल सीटें कितनी ऐड करेंगे हम? जगह ही नहीं है पार्लियामेंट में, इसलिए तो नई संसद बनाई है। ठीक है ना, ये चीज है। तो हमने इसको 2026 तक रोका, तो 2026 तक इन एनी हाउ हमें नया पार्लियामेंट बनाना ही था। अब इसके लिए मोदी जी ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको अपना नाम शिलालेख पे लिखवाना था कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से, वो एक अलग मैटर है। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा में सदस्य 12 मेंबर होते हैं। ये साहित्य से हो सकते हैं, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, है ना, या के विशेष या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हो, इस तरीके से। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं और कुछ। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राज्यसभा की पहली बैठक। ये पहली बैठक उसकी नहीं बात कर रही है, ये पहली बैठक वो लोग जो इलेक्टेड मेंबर आए, वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो तो पहले से चल रही थी, लेकिन चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक हुई वो हुई 13 मई 1952। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा 3 अप्रैल को हुआ। और एक्चुअली ये था इसका एग्जैक्ट, वैसे तो ईयर पूछा हुआ था खाली उन्होंने, बट ये 3 अप्रैल को इलेक्टेड फॉर्मेशन हो गया और 13 मई से बैठना चालू हो गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट। 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचित होकर आएंगे। इन सदस्यों का निर्वाचित संबंध राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब इसमें 238 क्यों है? ये शेष 238 कैसे कर दिया इसने? हाँ 235 होना चाहिए ना। एक मिनट ये गलत हो गया यहाँ पे ना, 233 होना चाहिए, ट्रांसलेट गलत हो गया होगा ये। ठीक है, 233 जमा 12 है ना, तो 233 जमा में 12 तो 200 कितना हो गया हमारा? 245 हो गया, प्लस 5 वो वाले। या तो ऐसा हुआ होगा ना, वो 5 सीटें इन्होंने ऐड कर दी है एक्चुअली, समझ पा रहे हो आप लोग? वो जो 5 सीटें थी उसको हमने छोड़ा नहीं, उसको क्या कर दिया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 238, हम मतलब भले ही बंदे नहीं आ रहे, लेकिन हम मान के चल रहे कि इलेक्टेड मेंबर आ रहे हैं, हम भले ही खाली सीटें छोड़ रहे हैं, वो विरोध का एक प्रदर्शन है हमारा। ठीक है ना, तो 238 सीटों पे जो है वो इनडायरेक्टली चुनाव लड़के राज्यसभा में आ रहे हैं लोग बाग। ठीक है ना, आगे एक चीज और, निर्वाचन की विधि देखो, राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं होती, लोकसभा होती है। लोकसभा में जो लोग आते हैं ना, वो 5 साल बैठते हैं और 5 साल बाद सबको हटा दिया जाता है, फिर दोबारा से चुनाव हो गए, सभी लोग फ्रेश आते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो एक व्यक्ति आ जाता है उसका टेन्योर 6 साल का होता है, एक व्यक्ति का, लेकिन पूरी सभा का टेन्योर 6 साल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और द्वितीय सदन भी है। स्थायी सदन मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो ठीक है, चलता रहेगा, सो कोई ना कोई होगा, कुछ लोग होंगे जो काम करेंगे। उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि एक बार में सभी लोग टर्मिनेट हो ही नहीं सकते उसमें। ठीक है ना, ये काफी डिटेल प्रोसेस है, लेकिन उसमें नहीं जाना है। हमें ये याद रखना है कि राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं वो जिस प्रोसेस से होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या, हमने जो एमएलए चुना और हमने जो एमपी चुना, है ना, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, 10 लाख का एक,
इस रेशियो पे चल रहा है ये, तो वही बंदा आगे चल के राज्यसभा को वोट करेगा। राज्यसभा में वोटिंग कैसे होती है? इनडायरेक्ट, हम वोट नहीं कर सकते। तो यही इसी रेशियो में चलता है कि 10 लाख का एक रिप्रेजेंटेटिव जो जिसको हमने चुना, ये चंदेलिया जी और मिसेस राखे बिल्डार, ये सब जाके वोट करेंगे, ठीक है ना। अब वो सही वोट करेंगे या नहीं, वो एक तरह से हमारी ही थॉट को वो आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था। आगे की बात करते हैं। अधिकतम सीटें कितनी है इसमें? 250, लेकिन वर्तमान में सीटें कितनी है? 200। इलेक्टेड मेंबर 238 हो गए। इसमें से आपको पता ही है, मैंने सारी बात आपको बता दी है ना। ये संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी से कितने आ रहे हैं? अब देखो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन तो मैंने ये भी देखा कि असम में राज्यसभा की सीटें बताओ, ये क्वेश्चन देखा। आप कैसे याद करोगे? या तो आपको सबको जगह गो थ्रू करना पड़ेगा, या तो सिर्फ पीवाई क्यू ध्यान में रखो कि असम में पूछा है तो असम का ध्यान रखो, अगली बार कुछ और पूछेगा तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। या जो मैंने आपको बुक भेजी है उसमें असम के नीचे और भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं 2-4 इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा सेंसिटिव वाला एरिया है, तो आपको उधर के ध्यान रखने हैं, क्योंकि उधर की चीज हम जनरली एक मान लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट है बस, बात खत्म। सबको एक ही में मिला के रखते हैं माइंड के अंदर, वो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें यूपी में, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें यूपी में, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, लेकिन उसने पूछा सेकंड हाईएस्ट राज्यसभा की सीटें, ठीक है, महाराष्ट्र। सब सेकंड हाईएस्ट राज्यसभा की सीटें महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि राज्यसभा को जो चलाता है उसे क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं या सभापति कहते हैं, लेकिन जो लोकसभा को चलाता है उसे हम स्पीकर कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज और, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? जो भारत का, ठीक है, आर्टिकल 89(1) में ऐसा लिखा गया है। अच्छा, ये इसका मेंबर नहीं होता, बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट ये यहाँ पे आ जाता है, जो अपने आप ही होगा वो हो जाएगा। देश का पहला सभापति पूछा हुआ है राज्यसभा का, तो एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। ऑप्शन से आपको हिट कर जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सभापति का कार्यकाल, देखो हमने हमारे देश में, मैंने ये बात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में बताई थी आपको, कि उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति का कोई काम तो है नहीं, हमने उनको हायर जरूर किया इस पोस्ट पे, लेकिन उपराष्ट्रपति तो तब एक्टिव होगा ना जब प्रेसिडेंट को कुछ हो जाएगा। तो हम उनसे कुछ तो काम करवाएंगे। सैलरी दे रहे 3-3.5 लाख महीने का, तो हमने उनको क्या बना दिया? दिमाग लगाया बनाने वालों ने, ठीक है ना। हमने उनको क्या बना दिया? राज्यसभा का सभापति, कि आप यहाँ पे काम करो, जब जरूरत होगी तो वहां चले जाना। और जब आप राष्ट्रपति के पद पे, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करोगे, जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो फिर राज्यसभा जो है ना वो उनके उपसभापति और बाकी अन्य सदस्यों से चलेगी, है ना। राज्यसभा में सिर्फ एक सभापति ही नहीं होता, उसके नीचे आपका डिप्टी चेयरमैन, फिर अन्य 10 मेंबर होते हैं, उसके बाद पूरी सभा फिर चलती है, ठीक है। उपसभापति, इसके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर क्वेश्चन टिपिकल बनाए ना तो पूछ लिए जाते हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट। उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो राज्य के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, राष्ट्रपति सभापति का तो नहीं होता। देखो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सबका जो सभापति है ना, बाय डिफॉल्ट हमारे इलाके की जो एमएलए हैं, ये भी ये विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रह चुकी है, यानी ये भी उप सभापति के सेंस में काम कर चुकी है ना। उसकी भी पगार अलग, इनको पेंशन अलग मिलती होगी, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें है ना, बस एक चीज को छोड़ करके, राज्यसभा के सभापति को छोड़कर ये जितने लोग हैं, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, चेयरमैन और ये सब स्पीकर, और या विधानसभा के या कहीं के भी, ये सब उसी में से चुने जाते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा वोट किए जाते हैं। अगर मुझे इस सदन को चलाना है तो इसी में से कुछ लोग मुझे फेवर करेंगे तभी मैं चला पाऊंगा, ठीक है ना। ये चीज है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे क्वेश्चन ज्यादातर लोकसभा में पूछे जाते हैं। आगे की बात करते हैं। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है, और यह अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। आगे की बात करते हैं। ये रिपीट हो गया शायद, नेक्स्ट देखो। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा का सभापति मतलब हाँ उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे की बात करते हैं गए, सुनो ध्यान से आप लोग। दोनों का, संसद के दोनों सदनों का काम होता है कानून बनाना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन लोकसभा को ना थोड़ी ज्यादा पावर्स प्राप्त है कंपैरिजन टू राज्यसभा। हालांकि कुछ मामलों में राज्यसभा को भी ज्यादा पावर्स मिली हुई है, लेकिन वो कुछ अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के मामले में है। जैसे कि यूपीएससी जैसी कोई बॉडी बनानी है, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये सब चीजें आती है ना, वो सब ऐसी कोई बॉडी इंस्टीट्यूशन बना दे यूपीएससी जैसा, वो राज्यसभा अकेले बना सकती है चाहे तो। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है,
ठीक है ना, लोकसभा को ही पावर होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको पावर नहीं दिया, कुछ दिया है। तो राज्यसभा को विधि निर्माण संबंधित कार्य दिए गए हैं, विधि निर्माण मतलब कानून बनाने का दिया हुआ है, लेकिन लिमिटेड ही है, ठीक है। अच्छा, ऐसे विधेयक जो फाइनेंस बिल नहीं है वो राज्यसभा में आते हैं। अगर कोई बिल ऐसा है जो पैसे से जुड़ा हुआ है तो वो पहले कहां आएगा, लोकसभा में आएगा, और लोकसभा के बाद कहां जाएगा, राज्यसभा में आएगा। लेकिन राज्यसभा वाले उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ मतलब सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, और विद इन 14 डेज। कितने दिन पे, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा था, ठीक है ना, अभी पेपर में देख रहा था मैं, तो 4 बार पूछा है कि 14 डेज तक सलाह दें। अगर सलाह नहीं दिया तो वो बिल पास ही माना जाएगा। अमेंडमेंट तो तुम कुछ कर नहीं सकते, सलाह देना है तो दो, वो भी मानने के लिए लोकसभा बाउंड नहीं है। हमारे देश में खास बात है, सब कॉन्स्टिट्यूशनली जो किसी को सलाह देगा ना, जैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा कहीं से भी, वो बाउंड कोई भी नहीं है। आपसे मैं सलाह लेता हूं, मैं मानने के लिए बाउंड नहीं हूं, ठीक है ना, ये चीज है। तो गैर विधेयक मतलब हो गया क्या, ऐसे बिल जो नॉन फाइनेंशियल है वही किस में आएंगे, सिर्फ राज्यसभा में। अगर फाइनेंस बिल है तो वो सिर्फ, अगर राज्यसभा में आता है तो 14 डेज में वो वापस लौटाना होगा, अगर नहीं लौटाया जाएगा तो सिर्फ पास ही माना जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, आपको ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, राज्यसभा की कई शक्तियां होती हैं, कुछ फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ अमेंडमेंट की शक्ति होती है, कुछ एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल होता है। लेकिन उतना डिटेल में इससे क्वेश्चन मैंने कोई देखा नहीं, बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब देखो, विधायी वित्तीय शक्ति क्या क्या होती हैं, तो भाई वित्तीय शक्ति तो उनको कुछ दी ही नहीं। कोई, मैंने कहा कि कोई ऐसा बिल जो वित्तीय बिल है, फाइनेंस बिल है, वो 14 दिन में क्या हो जाना चाहिए, 14 दिन तक वो डिस्कस कर सकते हैं। बट देखो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञाता नहीं हूँ, फाइनेंस बिल, मनी बिल अभी आगे आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे धन विधेयक लिखा हुआ है, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, राज्यसभा को लोकसभा की कंपैरिजन में क्या किया गया, सीमित रखा गया है काफी, ठीक है। और राज्यसभा में ऐसे विधेयकों पर लोकसभा के अपने सुझाव भी दे सकती है, लेकिन लोकसभा उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका। अच्छा, अच्छा एक चीज और, एक मामले में लोकसभा इक्वली है, बराबर की बातचीत। कैसी, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, तो लोकसभा के लिए नहीं कर सकती, इसके लिए राज्यसभा को भी आना पड़ेगा। जब मैंने पीछे संसद की फोटो बनाई थी तो बीच में एक सर्कल बनाया था, वो उसका सेंट्रल हॉल है, जब दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होती है ना, उस केस में। लेकिन ज्वाइंट मीटिंग जो होती है गाइस, वो नॉर्मल बिल्स के केस में होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, संवैधानिक संशोधन करना है, तो आप पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी वो लोकसभा में अलग पास होगी और राज्यसभा में अलग पास होगी, ठीक है। तो ऐसे बिल जो किससे रिलेटेड है, संविधान के संशोधन से, उसमें लोकसभा की इक्वल शक्तियां प्राप्त है उनको, ठीक है ना। नहीं, उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। क्या टाई की सिचुएशन हो जाए, मतलब वो कोई बिल पास कर रहे हैं ऐसा, किस मैटर पे, अगर ज्वाइंट सेशन हो रहा है उस केस में टाई हो जाए, तो वो बिल ना, सुनो, टाई की सिचुएशन हो जाती है तो वो बिल पास नहीं होगा, ठीक है ना। एक चीज, दूसरी चीज ये, अगर वो बिल पास हो जाता है वो बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को भी जा सकता है, जैसे भी वक्फ बोर्ड वाला एक बिल गया था ना, जिसमें उनको नहीं मिली मेजोरिटी। ऐसे केसेस कई सारे होते हैं। देखो, हम लोग संविधान को उतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन उनके पास बहुत सारे प्रोविजन, तो बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं, ये चीज है। तो टाई होने के केस में उनके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बिल पास नहीं होगा, एक कंडीशन, सरकार गिरेगी नहीं। हाँ, बिल फेल हो जाए तो सरकार गिर सकती है। वोटिंग इसीलिए होती है किसी बिल पे, ये बात हमने पीछे डिस्कस की थी कि किसी भी कोई भी बिल आता है ना जब नया, तो विपक्ष चाहता है कि इस पे वोटिंग हो, और सरकार इससे बचना चाहती है, ठीक है, क्योंकि सरकार को अपना प्रूफ करना पड़ेगा मेजोरिटी। तो वोटिंग बिल पे होगी तो अपना भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि बिल फेल हो गया इसका मतलब तुम्हारे पास वोटिंग नहीं है। ऐसे आते हैं। टाई के केस में लोकसभा जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो अपना निर्णायक मत डाल सकता है अगर टाई हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है। जैसे इस समय ओम बिरला है, तो वो किसके हैं, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, और ये 2019 में हुए थे, है ना, नहीं 19 नहीं, अभी ये अभी तो चला ना, ये 18वीं चल रही है अब लोकसभा, सॉरी 18वीं लोकसभा चल रही है, और ये अभी 2024 में हुआ, और ये अब चलेगी कहाँ तक, 2029 तक चल रही है, ठीक है ना जी। अगर टाई होता है तो वो भी डाल सकता है, दोनों ही, लोकसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों ही टाई की सिचुएशन में अपना वोट डाल सकते हैं,
है ना। अब देखो लोकसभा का जो स्पीकर है ना वो तो उसका मेंबर भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो जीत के भी आया है, तो उसका तो अधिकार वैसे भी है। लेकिन राज्यसभा को हमने दे रखा है, हालांकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो अलग ही कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा देखो सुनो, कोई भी ऐसा बिल जो संविधान से संशोधन है ना, वो संसद के दोनों सत्रों से कुल बहुमत में उपस्थित 2/3 2/3 से पास होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ा था कि अमेंडमेंट 3 टाइप के होते हैं, साधारण, विशेष और विशेष प्लस विशेष। अगर पूरा का पूरा संविधान बदलना है, अगर कोई छोटा मोटा बिल है तो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो 2/3 से यानी विशेष बहुमत से, और अगर पूरा का पूरा संविधान बदलना है तो इसका भी प्रोविजन है। इसके लिए हमें संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत, और उस समय देश में जितने राज्य हैं उनके आधे राज्यों की विधानसभाओं से 2/3 बहुमत, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि एक बिल पास कराने में इतना टाइम लग जाता है, क्या केजरीवाल का भी पास करेंगे क्या? और इतना कुछ अच्छा आप में से चलो, क्या कभी कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है? तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद संविधान का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश की सबसे पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो संसद ही है। संसद ने कहा कि 1 जुलाई से जो आईपीसी की धाराएं हैं वो भारतीय न्याय संहिता कहलाएंगी। तो कोर्ट ने भी इसको मान लिया, हाँ कहलाएंगे भाई, वही अप्लाई करना शुरू कर दिया ना। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। वैसे चाहे तो वैसे तो कोर्ट पावरफुल है ज्यादा, बट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, इनके बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। आगे की बात करते हैं। अच्छा देखो, जितने भी हमारे मंत्री परिषद है जो हमने पीछे पढ़े थे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, भारतीय संसदीय व्यवस्था लोकसभा के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आगे की बात करते हैं। एक जो राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी नीति और कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, परंतु राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है गाइस, ये हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। इसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे? पूरक प्रश्न क्या होते हैं, है ना, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, स्टार क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी ये चीजें हमें अभी देखेंगे, आगे आएगा। अच्छा आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का हमारी कार्यपालिका पे जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड कंट्रोल है ना। देखो हमारे देश में ना, मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल लोकसभा है, राज्यों से भी ज्यादा पावरफुल। आपको पता है हमारे पास 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब मैं आपको बताऊं कि संघ सूची पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची पे स्टेट राज्य बनाएंगे, और समवर्ती पे दोनों, लेकिन बनाती सेंट्रल ही है। तो ज्यादा पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है। और सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंटर ही पावरफुल होती है, ये भी लिखा हुआ संविधान में साफ साफ। ठीक है ना। और आपको पता है, आप कभी देखना, भी इस लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, आप देखना पहले जो इनको टॉपिक्स अलर्टेड थे ना, मतलब सेंट्रल स्टेट लिस्ट को, सेंट्रल लिस्ट को और कॉन्करेंट लिस्ट को, उसमें ज्यादातर जो स्टेट वाले जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे किस में आ रहे हैं पता है आपको? कॉन्करेंट में आ रहे हैं। मतलब स्टेट के टॉपिक कम हो रहे हैं। आप देखना, पहले अगर 60 थे तो अब 57 ही रह गए। 3 टॉपिक कहाँ आ गए? एग्रीकल्चर को डाल दिया, है ना, फॉरेस्ट को डाल दिया, रिवर्स को डाल दिया, ऐसे चल रहा है। और जो कॉन्करेंट में आ गया, समझ लो वो सेंटर का ही एक तरह से। ठीक है, ये चीज है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की। राज्यसभा से प्राप्त कुछ विशेष शक्तियां क्या क्या है भाई? हाँ, राज्यसभा को प्राप्त कुछ विशेष शक्तियां क्या क्या है भाई? वही देखो, हाँ देखो, ये एक तो ये है, राज्यों का प्रतिनिधि होने के कारण राज्यसभा 2 विशेष अधिकार प्राप्त करती है, लोकसभा को नहीं है। पहला आर्टिकल 249 में, क्या आर्टिकल 249 में भाई, वो देखते हैं। वो कह रहा है कि इस अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाला सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित, अब लोग एक ही बार में पता चल गया ना, राज्य सूची का जो मुद्दा है उसको अकेले राज्यसभा किस में ला सकती है? राष्ट्रीय महत्व में ला सकती है, मतलब सेंटर का मुद्दा बना सकती है और सेंटर में उसको शामिल कर लिए। इसके लिए लोकसभा की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर से बात है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 249 में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 312 आर्टिकल का क्या कह रहा है? इसके अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय, ये मैंने आपको बताया है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, वो देखो आपकी सेवाएं भी अखिल भारतीय ही है वैसे तो, क्योंकि आपका ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन आपको उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है आपकी पोस्ट। ठीक है ना, लेकिन ये जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है ना, इंडियन, है ना, ये सब जो है वो अखिल भारतीय सेवा, इनका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है
इसीलिए किसी भी आईएएस को टर्मिनेट करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे की बात करें। संविधान के अनुच्छेद 21 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया कि लोकसभा का, ये मैंने आपको बता दिया 81 में इसका जिक्र है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा शुरू हो गया एक्चुअली। 79 हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, 80 हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में, तो और 81 आ गया हमारा क्या, लोकसभा। इसके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा जन प्रतिनिधि निकाय है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ पीपल है ना। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना तो हम भी हाउस ऑफ कॉमन्स ही कहते थे, लेकिन मैंने कहा यार, जब लोगों ने सोचा यार इतना क्यों कॉपी करना, तो हमने उसको चेंज करके क्या नाम दे दिया, 1952 में हमने इन दोनों का नाम चेंज कर दिया। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही नाम थे हमारे भी, फिर इनका नाम दे दिया लोकसभा और राज्यसभा, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो चुनाव होता है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से आते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़के आते हैं। मैंने कहा था इसमें 5 सीटों की संख्या कितनी है, 550, वैसे 552 है। 2 इसमें एंग्लो इंडियन है, जिसको अब समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया 2 एंग्लो इंडियन भाई? ऐसा कहा गया कि वो लोग, एंग्लो का मतलब क्या था, आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, है ना। तो ये सब चीज, एंग्लो का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके मदर या फादर में से कोई एक अंग्रेज हो और ब्रिटिश अंग्रेज होना चाहिए, तब वो एंग्लो कहलाएगा। अब जब अंग्रेज चले गए तो कुछ लोग जो यहाँ पे रुक गए अंग्रेजों में, जिन्होंने यहाँ पे शादियां की, वो कंसिडर होंगे। लेकिन अब तो इतने साल हो गए हमारे उनको गए हुए, तो अब वो प्रजाति खत्म हो गई होगी, है ना। और ये करंट सिनेरियो के लिए नहीं है। मान के चलो कोई भारतीय किसी विदेशी से शादी कर लेता है और उसकी संतान भी फिर एंग्लो इंडियन कहलाएगी, कहलाने को एंग्लो इंडियन कहलाएगी, लेकिन वो हमारे पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वो एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएंगे, मतलब वो पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब, ठीक है ना। वो उस सिचुएशन में एलिजिबल है अगर कोई भारतीय में ही रहता है, उस कंडीशन में हमने अलाउड कर दिया था बस, ठीक है, कि उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी अमेंडमेंट नहीं पड़ा। 104 अमेंडमेंट हुआ इनके रिगार्डिंग, अभी 2021 की बात है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 552 है। निर्वाचित सदस्य जो है वो 500। अब देखो ये ऐसी कैटेगरी वाली जो बात है ना, क्या पता क्या होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। इन्होंने हो सकता है इस टॉपिक पे डीप इन्होंने कोई वीडियो देखी होगी या कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, और इस पे क्वेश्चन शायद ही हो, ठीक है। ये जो आपको मैंने बताया ना, ये वाला, ठीक है ना। हाँ, ये एंग्लो इंडियन 104 2019 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। 2 मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी से कितने आ रहे हैं, टोटल 20 आ रहे हैं। 530 जो है वो राज्यों से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आ रहे हैं कहाँ से, यूपी से आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यूपी से आ रहे हैं। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, और क्या क्या है भाई यहाँ पे, ये तो अलग है। अच्छा, इसमें देखो 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक हमने क्या कर दिया, रोक दिया। मैंने कहा ना हर 10 साल में सीटें बढ़ेंगी। अब मान के चलो 1 मिनट के लिए कि 2011 में मान के चलो 1 मिनट के लिए, या 2021 में मान के चलो चुनाव हुआ और किसी इलाके की जनसंख्या 9,70,000 है, तो इनको तो एमपी नहीं मिलेगा, क्योंकि एमपी मिलने की कंडीशन क्या है, 10 लाख पर 1। लेकिन ये अगले जब 2031 में जब चुनाव होगा तो 10 लाख से जाहिर सी बात है क्रॉस करेंगे, है ना। तो इनको सीट मिलेगी वो कहानी है, लेकिन हर 10 साल पे सीट मिले। अब तो इतनी हमारे पास स्पेस नहीं था, जो पुरानी पार्लियामेंट बनी थी उसमें इतना स्पेस नहीं था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, नई पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कर दिया। और हर साल ना बढ़ाना पड़े इसके लिए हमने क्या कर दिया, रोक दिया 2026 तक। अब देखो कईयों के मन में कंफ्यूजन होगी, जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें जो सीटों की संख्या रखी गई है वो 2026 के अकॉर्डिंग ही रखी गई है। नई पार्लियामेंट में सीटें कितनी होंगी अभी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। कहीं डाटा 700 मिल सकता है, कहीं डाटा 800 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। वो परिसीमन होगा इसका। परिसीमन मतलब कि हम देखेंगे कि किस इलाके में कितने लोग हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद होगा। तो अभी कहीं पर अगर एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है तो नहीं मिल सकता। कहीं कह रहे हैं राज्यसभा की किसी सीटों में 50% तो ग्रोथ आएगी, तो परसेंटेज ये अप्रोक्सीमेशन वाली बात चल रही है, एग्जैक्ट वाली बात। तो नई लोकसभा जो नई पार्लियामेंट बैठी है उसमें जो नंबर ऑफ पीपल बैठ रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो पुराने वाली ही क्वांटिटी बैठ रही है, 233 या 238 कह लो आप लोग, और इनके बाकी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। 545 में से 543 ये हैं और ये नॉमिनेटेड हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पहली जो लोकसभा के कार्यकाल है ये इलेक्टेड वाली लोकसभा है ना। मैंने कहा था ना, वो क्या वर्ड बोला था मैंने आपको, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट वाली लोकसभा नहीं है ये तो वो तो 1950 में ही बन गई थी। ये इलेक्टेड वाली लोकसभा है ना।
ये चली पहली बार, ठीक है। अब पहली बैठक किसकी हुई थी? पहली बैठक का सवाल नहीं आया, बट आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और अब आगे क्या करा, लोकसभा के प्रमुख राज्यों के सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश 80 है, महाराष्ट्र 48 है और पश्चिम बंगाल, ठीक। यानी आप ये देख सकते हो कि मुझे ये तो जैसे पता पॉपुलेशन की बेस पे है, इसका मतलब पॉपुलेशन के बेस में महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पे होगा, तभी ऐसा हो रहा है बार बार, है ना। सेकंड याद रखना, हर बार सेकंड आता है, ठीक है। दिल्ली में कितनी है? 7 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। और से सभी देखो मैंने कहा 3 जगह पे है ना भाई, एक तो दिल्ली है, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक, तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितनी है? 7। अब जम्मू कश्मीर के इतने बड़े इलाके में एक क्यों है? क्योंकि वो जो लद्दाख वाला इलाका है वो तो पॉपुलेशन उसकी डेंसिटी बहुत ही लो है, इसी वजह से बेचारे आंदोलन कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट तक भी पहुंचे थे, ठीक है ना। ठीक है, आगे की बात करें। सबसे कम सदस्य वाले राज्य में क्या क्या आता है आपका? सिक्किम आ रहा है, मिजोरम आ रहा है। राज्य की बात कर रहे हैं गाइस, आप सोचोगे अब लद्दाख की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ना, राज्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनमें सिक्किम का भी एक है, मिजोरम का भी एक है और नागालैंड का भी एक है। और क्या क्या कह रहा है आपका? संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या गाइस कितनी है? 84 और ST के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं गाइस SC रिजर्व राज्य की, तो आप कह देना यूपी। SC रिजर्व राज्य कौन सा है? तो यूपी। और ST रिजर्व राज्य कौन सा है? तो MP है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी जो ST है ना, भील गौंड जनजाति जो है वो MP की है, ठीक है ना। ऐसा भील कह रहा हूँ, गौंड जनजाति बोला ना मैंने, गौंड जनजाति, ठीक है। भील तो भीलवाड़ा राजस्थान की है। आगे बढ़े, अगला 84 में क्या कह रहा है आपका? डिस्क्वालिफिकेशन, लोकसभा के सदस्य बनाने हेतु योग्यताएं। तो ये किस में लिखा हुआ है? कौन बनेगा लोकसभा का सदस्य? आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए, अंडरस्टूड है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 साल की एज होनी चाहिए। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो 25 साल एज होनी चाहिए, वो लोकसभा के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी है, ठीक है। और वोटिंग की एज कितनी होती है हमारे यहाँ पे? 18। पहले कितनी थी? 21। देखो जो वोटिंग की एज है ना, वही हमारे पे अडल्ट की एज है, यानी कि वयस्क भी कौन कहलाएगा? जो 18 साल का होगा, यही डेफिनेशन है यहाँ पे, है ना। लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसे बच्चे जो जघन्य अपराधों में शामिल होते हैं, जो किसी बड़े हीनियस क्राइम में शामिल होते हैं, वहां पे उनकी अडल्ट की डेफिनेशन 16 साल है। जैसे वो निर्भया वाला केस 2012 वाला, उसके बाद से इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये याद रखना, 61 अमेंडमेंट इसको राजीव गांधी जी ने किया था, ठीक है ना, 21 से घटाकर 18 साल, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो आपने देखा, ये लोकसभा और राज्यसभा का था। अब मैं आपको दर्शन करा देता हूं प्रीवियस ईयर के सवालों की। घड़ी बंद हो जाते हैं, नहीं हुआ नहीं है, अगर टाइम बचेगा तो और करेंगे। इस बार कंटेंट कम नहीं बढ़ेगा, पहले से ही लेके आऊं मैं, पिछले हफ्ते कम बढ़ गया था, ठीक है। आओ देखो सुनो अपना, आओ देखो सुनो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? राज्यसभा द्वारा, हिंदी वालों इंग्लिश वालों कोऑपरेट करना, आपको जो बुक मिली है उसमें आपको मिला हुआ सेम क्वेश्चन नंबर पर सेम पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। राज्यसभा में जो फाइनेंस बिल है उसको डैश दिनों में के भीतर ही या तो सिफारिश करे या फिर वो उसको क्या कर दे वापस। कितने दिनों के भीतर? 14 डेज के भीतर, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में ना जो ड्यूरेशन है, बातें नहीं करो, हमारे पार्लियामेंट में किसी चीज का ड्यूरेशन है ना, वो 14 दिन है। मतलब 14 दिन में ही राज्यसभा फाइनेंस बिल को वापस करेगी, 14 दिन में ही राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करेगा, है ना। 14 दिन के भीतर उसको सूचित करना होता है ना राष्ट्रपति को, हटाने के लिए जब महाभियोग जब लगता है, इंपीचमेंट जब लगता है, वो भी 14 दिन। और आपको पता है कि कभी अगर आर्टिकल 1, 2, 3 अगर कभी क्या लग जाए, संसद का सत्र ना चल रहा हो, कोई कानून बनाना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करना हो, तो उस केस में ऑर्डिनेंस पास हो गया मान के चलो, ठीक है। लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसको विदिन 6 वीक्स उसको पास करना होगा, यानी 1 से सवा महीने के भीतर भीतर। ये पार्लियामेंट से रिलेटेड ये 3 ही आपको चीजें ध्यान रखनी है। बाकी 5 साल पे पार्लियामेंट लोकसभा का टेन्योर है, 6 साल राज्यसभा के एक मेंबर का टेन्योर है, 2 साल पे रिटायर हो जाता है, ये सब तो नॉर्मल बात है, आपको पता ही हो। आर्टिकल 123 है संविधान का, इसके तहत अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो, है ना, और देश में अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति खुद कानून बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कानून बनाता है और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसको वो कानून बना के दिया था पीएमओ ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, ठीक है ना। तो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही है।
ऐसा होता नहीं है, ये तो कहने की बात है, ऐसा कभी नहीं होता कि इतना इतना इंटेलेक्चुअल लोगों को चुन करके तो एग्जाम के थ्रू वहां पे तो भेजा है। ठीक है, आगे की बात करें। हाँ, अध्यादेश बोलते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि संसद 79 में किसका जिक्र है, पार्लियामेंट का। 80 में किसका जिक्र है, राज्यसभा का। और 81 में किसका जिक्र है, तो 80 की बात कर रहा है। 80 के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या, मैंने कहा अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो, 245 242 कितनी सीटें आपको लगानी सीधे सीधे, ठीक है 250 लगानी है। अगला, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, बहुत ही आसान है लेकिन बस पढ़ के करना है। राज्यसभा के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये जरूर पढ़ना। जब कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन पढ़ना तो सही है कि नहीं है ना। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत बात। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये तो बात सही है। भारत के राष्ट्रपति का नहीं लेना देना है, महान्यायवादी का कोई लेना देना नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे की बात, भारत के 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई। 52 में चुनाव हुए ना, लोकसभा के चुनाव भी 52 में हुआ और राज्यसभा के चुनाव भी 52 में। उससे पहले क्या चल रहा था, अंतरिम सरकार चल रही थी। आपको पता 1950 में जब अंतरिम सरकार बनी तो हमने कुछ लोगों को, किसी को कृषि मंत्री बना दिया अपने हिसाब से, कोई चुनाव लड़के नहीं आया, अपने हिसाब से बना दिया, लेकिन उसके लिए सब लोग एग्री थे, ठीक है ना। और वो लोग भी काफी इंटेलेक्चुअल थे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमने किसी को कृषि मंत्री बना दिया, किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को हमने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को हमने ये क्या बोलते हैं उसको यार, स्वास्थ्य मंत्री है ना, वो बना दिया। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसका सीक्रेट अंतरिम सरकार, ये मुझे नहीं पता, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता, ये इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पर अंतरिम, देखो हर संविधान में दुनिया के, देखो सुनो, किसी भी देश में जब कोई व्यवस्थाएं उठती हैं और नई व्यवस्थाएं आती हैं, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो देश बर्बाद हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान वाला, जो जहाँ पे तालिबान आया, अमेरिका की सेना वहां पे थी, अमेरिका की सेना भाग गई। आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग जैसे तैसे, अमेरिका का जो कमांडर वो प्लेन में चढ़ रहा है, इतना रश आ रहा है, ये कई साल पहले की वीडियोस है जो, ठीक है ना। आदमी हवाई जहाज में उतनी ऊंचाई से जाके कूद जाता है, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे वो जगह छोड़ने से पहले जो नई व्यवस्थाएं आनी थी उनको उन्होंने हैंड ओवर तरीके से नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो असामाजिक तत्व हैं आपके घरों में घुसेंगे और ये देश पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बर्बाद। अंग्रेजों को जाना था और हमें आना था, इसके बीच में एक कानून व्यवस्था भी तो होनी चाहिए थी ना, है ना। उन लोगों का सोल्यूशन कैसा होगा जो पाकिस्तान से यहाँ गए और वहां से पाकिस्तान से आए, उनके लिए तो कोई पुलिस नहीं थी, है ना। दिन दहाड़े लूट मार हो रही थी, चोरी चकारी होती, मारा पीटी हो रही थी, है ना। तो वहां पे व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, इसकी वजह से ऐसा हो पाया। तो हमने ये जो नई सरकार जो जानी थी, पिछली सरकार जो जानी थी, उनसे जाने से पहले हमने अपनी पहला सिस्टम अप्लाई कर दिया अच्छे से कि चोरी करोगे तो पुलिस है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि हमें डराने के लिए, है ना। अगर पुलिस नहीं रहेगी तो भले ही, देखो जिस इलाके में हम रहते हैं ना, इसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो हमें तो अकेले एक पार्लियामेंट चाहिए अपने इलाके के, सिर्फ अकेला MP चाहिए हमें, लेकिन उतना तो अभी तो आगे मिलेगा, शायद हो सके, मिला तो मिला। लेकिन थाने में पुलिस वाले शायद 700 भी नहीं है, 700 भी होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 700 10 लाख पे संभाल रहे थे। याद करो वो दिन आज से 3 साल पहले जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, है ना। आ रहे लेकिन कोई नहीं आया था ना। कोविड नहीं, कोविड से पहले की, जस्ट कोविड से 1 साल पहले की बात है। आ रहे ना, तो पहले थे ना जैसे। तो उसी पुलिस ने, उसी SHO के वीडियोस वायरल हुए थे, पेट्रोलिंग की थी ना, पूरी पेट्रोलिंग की थी। उसको कुछ बोलते हैं, एक टर्म बोला गया था उस समय, इतने ही पुलिस वालों ने तो संभाला ना किसी तरीके से। एट लास्ट वही हुआ, वरना तो हम तो घर में बैठे हुए थे। और कितनी तगड़ी र्यूमर थे, कोई नहीं आया। एस ब्लॉक पहुंच गए जी, वहां पहुंच गए, बुधवार पहुंच गए, यहां पहुंच गए, कोई है ही नहीं वहां, सब कोई गायब है, पुलिस संसान पड़ा हुआ है। और सेम डे मैं बहादुरगढ़ से आ रहा था, मेरी भी हालत खराब थी। सेम टाइम मेरे को किसी मम्मी ने कहा, अरे जाओ वहां पे, जाओ उनके रिलेटिव के यहाँ पे रुक जा। अब मैं जाकर रुक गया मैं वहां पे रात को। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, आगे की बात करते हैं। निम्न से किस राज्य को राज्यसभा की दूसरी सबसे अधिक सीटों का आवंटन किया गया? महाराष्ट्र को आवंटित किया गया, ठीक है ना। स्टेनोग्राफी में रिपीटेड है। आगे, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एस राधाकृष्णन, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वही थे, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ ही है ना भाई, है ना, जगदीश या जगदीप धनखड़। अभी इन्होंने जया बच्चन पे भी कमेंट किया था, सुना था ना, वे वायरल हुआ था काफी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों के परिषद में प्रतिनिधित्व है?
पुदुचेरी का है ना भाई, मैंने कहा देखो चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी। तो ऑप्शन में क्या हमारे पास लक्षद्वीप भी है, लेकिन हम नहीं करते। चंडीगढ़ भी है, लेकिन वहां पे भी कोई नहीं है, ठीक है ना। आगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य है, ठीक है ना। मैं एक बार सीपीओ का एग्जाम दे रहा था और मेरे को फुल याद था 12 सदस्य, ठीक है ना। सीपीओ के अपनी बता रहा हूँ आपको, सीपीओ 2014 एग्जाम क्वालिफाई था मेरा, लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि राज्यसभा में कुल कितने बंदे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कुल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, राष्ट्रपति पढ़ा, सॉरी संसद में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने बंदे मनोनीत होते हैं। जैसे मैंने पढ़ा सीधे बाहर टिक करके आ गया। उसका आंसर कितना होना चाहिए था उस समय भाई? आपके टाइम पे अब नहीं है एंग्लो इंडियन है ना, लेकिन मेरे टाइम पे तो था। तो 14 बंदे थे टोटल, तो बस फिर धप्पा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले पहली महिला रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये याद रखना, ये भरतनाट्यम डांसर थी। अब जिस बुक से मैंने आपको भेजा वो बुक मैंने आपको भेजी हो, वहां पर डिटेल में आप पढ़ लेना। हालांकि पढ़ने का कोई फायदा उतना है नहीं, ठीक है ना। नाम याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ये हमारी पहली कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है ना। आगे, असम राज्य में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, ठीक है ना। सब में वो जो हमने पढ़ा था नागालैंड वगैरह वहां पे तो एक है, लेकिन असम में कितनी है? असम थोड़ा सा बड़ा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी बड़ा राज्य है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, शायद 3 सीटें आई थिंक, जहां तक मुझे पता होगा 3 सीटें होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। क्योंकि वहां पे भले ही बड़ा राज्य है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है? कम है। आगे की बात करते हैं, नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो हाँ, ये ना एक्चुअली इसका आंसर ओम बिरला ही है एक्चुअली, ठीक है ना। उसके बाद भी ओम बिरला इसलिए हम कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। 24 में तो दोबारा से ओम बिरला सेलेक्ट हो गए ना, ये चीज है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, इसका आंसर भी ओम बिरला है, लेकिन फिलहाल कौन सी लोकसभा चल रही है हमारी? 18वीं चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये रिपीट हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष में को कौन चुनता है? अब एक कहानी सुन लो आप लोग। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है गाइस, वो उस समय की वर्तमान की जो सरकार होती है वही चुनती है। जैसे मान के चलो लोकसभा का चुनाव हुआ, हम सारे लोग जाते हैं, एक ही पार्टी के हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जाते हैं और हम में से ही कोई एक चुनेगा और हम में से ही एक कोई बन जाएगा। लेकिन पहली बात देखो, जब हम डे 1 लोकसभा में जाएंगे ना, तो डे 1 जो बंदा वहां पे ऑलरेडी जो स्पीकर होगा वो लास्ट गवर्नमेंट का होगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार है, ठीक है ना। अब मीरा कुमार जो है ना, ये इनके फादर का नाम था जगजीवन राम। क्या नाम था इनके? जगजीवन राम। इनको बाबूजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबूजी। इनकी समाधि स्थल का भी क्वेश्चन आता है। बापूजी नहीं कहते, बापूजी तो ठीक है ना अलग है, और ये बाबूजी हैं। ये लेबर मिनिस्टर थे, ठीक है ना, और लॉन्गेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर का भी क्रेडिट इनको जाता है टिल नाउ। और आफ्टर उसके बाद रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का नाम सुना आप लोग? एक जैसे अभी एक उनके बेटे हैं चिराग पासवान, है ना, द मोस्ट बैचलर हैंडसम पार्लियामेंट मेंबर, ठीक है ना। तो अब रामविलास पासवान के पास गजब का टैलेंट था। मैं आपको बताता हूँ, जिस इलाके से एमपी हो जाए ना, अगर वो उस इलाके को रिप्रेजेंट कर दे, उस इलाके का कायाकल्प हो जाता है। मैं मानता हूं कि राजकुमार चौहान ने मंगलपुरी का कायाकल्प किया है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट में ना, वो एक तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी था और अर्बन मिनिस्टर भी था। तो ये जितने भी आप स्विमिंग पूल देख रहे हो, है ना, और स्कूलों की स्थितियां देख रहे हो, रोडों की स्थितियां देख रहे हो, अब थोड़े लोग भी वैसे ही हैं हमारे इधर के, वो एक अलग स्थिति है ना। लेकिन अगर देखो सुनो, रामविलास पासवान हमेशा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते थे, कभी उन्होंने किसी पार्टी को वो नहीं किया, अपना ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब अच्छा बंदा होगा तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो जीत रहे हैं, और हमेशा जीतते थे। और वो हमेशा, उनके पास एक गजब का टैलेंट, तो वो भाप लेते थे कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, वो उसी पार्टी में पहले जाके मिल जाते थे। बाद में तो बदलेंगे तो दल बदल लगेगा फिर तो, ठीक है ना। तो पहले ही मिल जाते थे, इसलिए हमेशा अच्छा वो साफ कर देते थे कि सपोर्ट एक ही बात पे होगा कि मुझे एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा, यानी कोई मुझे मिनिस्ट्री मिलेगी, ठीक है ना। तो जब वो बने ना, जब हाजीपुर से पहली बार बने थे, तो उन्होंने वहां पे हेडक्वार्टर खोल दिया, ठीक है ना, उसका ईस्टर्न लेवल का हेडक्वार्टर वहीं पे है, ठीक है। तो अब वहां पे खुलेगा तो रिक्रूटमेंट ज्यादा है ना, वैकेंसी ज्यादा, ये सब चीजें, वहां का डेवलपमेंट अपने आप ही शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या था हमारा, ठीक है। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है हमारा? लोकसभा के लोग ही चुनते हैं, है ना, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। इनके बारे में बता रहा था गाइस कि मीरा कुमार फर्स्ट जो है फीमेल क्या है, स्पीकर है, ठीक है ना। इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा बातें हो जाएंगी वरना। फर्स्ट लेडी स्पीकर है, ठीक है। लोकसभा का
डैश वर्ग का एक निश्चित कार्यकाल, कैसा सवाल है बताइए? ठीक है ना, अंडरस्टूड है, बस खाली इतना ही लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? नहीं 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 नहीं, 193 यस, आपने पढ़ रखा है ये। देखो क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। औपचारिक मतलब कि ऑफिशियल रिलेटेड, आप इसका एक बार डिटेलिंग देखनी पड़ेगी, फिलहाल ये याद रखना आप लोग। ठीक है, कोई ऑफिशियल ऐसी चीजें नहीं है उनके पास कि उनको डिस्कस करनी ही है या ऐसा कुछ। 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का, यार ये तो 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व कितना था? बताओ कितना था भाई? 2020 तक लोकसभा की इन्होंने सीटें पूछी हुई है। 26 है इसका। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, 26 क्वेश्चन है, रिपीटेड है तो रिपीट हो भी सकता है। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 552। ठीक है ना, आगे अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां पे आता है? राज्यसभा में नहीं आता है। बस इतनी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप ठीक है, अब आप सोचोगे सर सुप्रीम कोर्ट क्यों जंप कर रहे हो सीधे 80 81 के बाद सीधे हम आर्टिकल 139 पे जा रहे हैं। बीच वाले भी करा दूंगा, उसमें कंट्रोलर जनरल और राज्य लोकसभा के कुछ प्रोविजंस आते हैं इसमें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से इस बार के सीजन में भी एक क्वेश्चन था, हालांकि मैंने इसके PYQ उठाया नहीं है।